नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत के अंतर्गत हम शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। अब हमारी जो लास्ट शिक्षण विधि बची है वह है नाटक से रिलेटेड शिक्षण विधियां। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है। इसके पश्चात हम लास्ट में जो अब अपन पढ़ेंगे, जैसे छोटी मोटी विशेष विधियाँ हैं, जैसे पाठशाला विधि है ना, तो इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि है, पारायण विधि है ना, कथा कथनांक विधि है, और इससे रिलेटेड फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो शिक्षण विधियों से रिलेटेड हमारे पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियों के अंतर्गत आपको पता है, ये देखिए शिक्षण विधियां, ये हमने पहले हमने गद्य की पढ़ी, पद्य की पढ़ी, और उसके पश्चात अब हम फिर हमने गद्य की, पद्य की, और आज हम नाटक से रिलेटेड जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए शिक्षण विधियों में अब जैसे मान लो नाटक के माध्यम से जैसे अध्यापक कक्षा में अध्यापन कार्य करवाता है तो उसे हम नाटक शिक्षण विधि कहते हैं। आज हम नाटक शिक्षण विधि का प्रारंभ करने जा रहे हैं आज से। ये देखिए बहुत ही छोटी सी विधि है, इसके अंतर्गत हमने जो भी विषय वस्तु देखी है वो मैं बिल्कुल आपके लिए छांट करके लेकर के आई हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत सारा मैटर है ना, बहुत ही टुकड़ों में और छोटा सा मैटर है जिसको आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखिए अपन नेक्स्ट चलते हैं अपना टॉपिक पर, नाटक शिक्षण विधियां। देखो नाटक से रिलेटेड शिक्षण है। नाटक संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ते हैं अपन ये नहीं है कि हमको किसी चीज़ को छोड़ना है ना, लाइन टू लाइन। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इस चीज़ के अंतर्गत हमने ये नहीं पढ़ा, हमने सब कुछ पढ़ा है। ठीक है ना। काव्य के दो भेद हैं, एक तो दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक संस्कृत साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें दर्शक अभिनव को देखने के साथ साथ पात्रों के संवाद भी सुनता है। अतः अन्य विधाओं की तुलना में इसका विशेष स्थान है। काव्येषु नाटकम रम्य। देखो काव्यों में कौन रम्य है, नाटक। काव्यों में सबसे अच्छा नाटक लगता है, क्योंकि नाटक के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है ना। यदि हमारे सामने किसी चीज़ को बिल्कुल एकदम वो कहते हैं ना कि दृश्य रूप में हम जिसे देखते हैं, हम जिसे खुली आंखों से जिसको देखते हैं, सुनते और देखते दोनों ही हैं जिसको हम, तो वो हमको जल्दी से समझ में आता है। ठीक इसी तरह से ये कहता है कि यह उक्ति प्रसिद्ध एवं सार्थक भी है। नाटक जन साधारण की वस्तु है और इससे लोकहित और लोक रंजन नाटक दर्शकों के 10 भेद हैं। एक तो नाटक है प्रकरण, भाण, प्रसन्न, डीम, व्यायो, योग, संवैकार, वीथी, अंक, इहा, मृग। नाटक शब्द संस्कृत के नट धातु से बना है, जिससे नाचना, अभिनय करना, अनुकरण करना आदि अर्थ हैं, तथा संस्कृत के आचार्यों ने नाटक की परिभाषा अलग अलग दी है ना। संस्कृत के आचार्यों ने नाटक की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे देखिए मान लीजिए भरत मुनि है ना। भरत मुनि हमारे संस्कृत साहित्य के बहुत अच्छे और बड़े नाटककार हुए हैं, भरत मुनि जी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हम जैसे मान लो इसको पढ़ लो, संस्कृत वाली लैंग्वेज को पढ़ लो, भले हिंदी वाली लैंग्वेज को, अपन हिंदी वाली को पढ़ लेते हैं, आप कहो तो संस्कृत वाली भी। जैसे देखो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के अनुसार धर्म अर्थ यशस्य च सोपदेशम संग्राहम भविष्यतश्च लोकश्च सर्व कामना नो दर्शनम सर्वशास्त्रार्थ है संपन्न सर्व शिल्प है प्रवर्तकम नाटाख्य है पंचन वेदम से इतिहास करो महम। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अध्याय नंबर 1 का 14वां श्लोक है। देखिए क्या कहता है इसमें, यह नाटक धर्म और अर्थ की प्राप्ति करने वाला तथा यश प्रदाता, उपदेश सहित संग्रह से युक्त, भावी लोक के समस्त कार्यों को बताने वाला, समस्त शास्त्रों के अर्थों से परिपूर्ण, सब शिल्पों को काम में प्रवृत्त करने वाला, मैं ऐसा नाट्य नामक 5वें वेद की रचना इतिहास सहित करता हूँ। अब देखो 5वां वेद किसे मान लिया इन्होंने, नाटक को मान लिया।
पांचवा वेद इन्होंने किसको मान दिया? नाटक को मान दिया। ठीक है ना। इससे स्पष्ट होता है कि भरत मुनि ने नाटक को पांचवें वेद की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। लेकिन जो अभिनय और अर्थवेद से जो रस लिया है वो पंचम वेद किसे बना दिया इन्होंने? नाटक की रचना को पंचम वेद कह दिया आचार्य भरत मुनि ने। अब अपने पास ये प्रश्न बन जाता है कि नाटक को पंचम वेद कौन से मुनि ने बताया है? तो कौन से मुनि ने बताया है? भरत मुनि ने। ठीक है। धनंजय ने दश रूपक के अनुसार क्या बताया है देखिए। अब धनंजय को भी देख लेते हैं अपन। अवस्थानुकृति नाट्यम, अवस्थानुकृति नाट्यम, किसी भी अवस्था के अनुकरण को हम नाटक कहते हैं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को हम क्या कहेंगे? नाटक कह देंगे। ठीक इसी तरह से महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में कहा है, नाटक में अपने इस नाट्य की भूमिका में लिखा है कि नाट्य भिन्ने चे जनस्य बहुधा पेयम समाधानम, बहुधा एकम समाधानम, अर्थात नाटक भिन्न भिन्न रुचि के मनुष्यों को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन है। अभिनव भारत में अभिनव नाट्य शास्त्र के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? अभिनव भारत में अभिनव नाट्य शास्त्र के अनुसार देखिए क्या कहा है। नाट्यकार कृत प्रसिद्ध कल्पित कथा सागर ग्रहित रचनानुसारी रंग पीठे प्रयोक्त शिक्षित नाट्य अभिनय संहितादि जन्य रस के द्वारा प्रत्यक्ष काणामय विनोद विश्रांति उपदेश जन को व्यापार नाटकम रूपक वा, अर्थात नाटक वह प्रयोग है जिसमें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक या कल्पित कथा के आधार पर नाटककार के द्वारा उचित रूप अनुसार नाटक प्रयोक्ता के द्वारा प्रशिक्षित नट रंगमंच पर अभिनय तथा संगीत की सहायता से दर्शकों के हृदय में रस उत्पन्न कर उसका मनोविनोद करते हैं और परोक्ष रूप से उसे उपदेश देते हैं और मन की शक्ति प्रदान करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि लोकहित और लोक रंजन की भावनाएं क्या है? नाटक है। देखो, लोकहित और लोक रंजन की भावना नाटक होती है। नाटक गद्य और पद्य तथा मिश्रित रूप में लिखा जाता है। इसमें कल्पना के स्थान पर वास्तविकता अधिक होती है। यह जनसाधारण की वस्तु है। ये बहुधा निम्न रुचि के लोगों को, जिनका भिन्न रुचि के लोग जो होते हैं ना, जिनका मन कम करता है पढ़ने लिखने का या समझने का, नाटक उनके लिए विशेष होता है। ठीक है ना। इससे लोगों के मन में रुचि उत्पन्न होती है। यह बहुधा भिन्न रुचि के लोगों को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन है। इसमें मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है और यहाँ मानसिक शांति प्रदान करता है। नाटक का स्वरूप क्या है? वस्तुतः नेता और रस के भेद में रूपक के 10 भेद होते हैं, जिसमें नाटक प्रमुख है। इतिवृत्त अर्थात कथा वस्तु के आधार पर नाटक 3 तरह का होता है। एक तो है इतिहास प्रसिद्ध इतिवृत्त अर्थात प्रख्यातम, ऐसे ही कवि कल्पित वृत्तम उत्पादम, ऐसे ही प्रासंगिकेति वृत्तम प्रतिपाद। ठीक है। नेक्स्ट है नाटकस्य पंच प्रकृतियां संति, नाटक की 5 प्रकृतियां होती हैं। ठीक है ना। ये नाटक के अपने स्वरूप हो गए, प्रासंगिक वृत्ति मतलब प्रतिपाद, उत्पादात और प्रख्यातम। इसी तरह से नाटक की जो प्रमुख अपनी जो ये देखिए, नाटकस्य पदार्थ कृति संति, नाटक के जो पदार्थ एक तो प्रकारी है, एकांश समीपे प्रासंगिक प्रकारी है ना, एक पताका होती है, नय कांक है, पर्यंत गमनशील है, गौण कथा पताका, गौण कथा होती है वो पताका के रूप में होती है, ऐसी प्रारंभिक होती है वो बीज बोलते हैं उसे, बीज पर्यंत प्रसतो भवति बिंदु, बीज के बाद में क्या होता है? बिंदु आता है और इसके बाद में कार्य मतलब वृत्ता सन्न भवति। इसी तरह से नाटकस्य पंचावस्था आरंभ, काल, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। ठीक है। नाटकस्य पंच संध्या, नाटक की 5 संधियां होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और विनिर्वाहण। ठीक है। क्या क्या होती हैं? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वाहन।
भूते भविष्ये च घटिता सूचना अर्थोक्षेपकः प्रदीयते अतः नाटकः पंच अर्थोक्षेपकः। इसके 5 अर्थक्षेपक होते हैं, वही अपने विषंभक, चूलिका, अंकस्य, अवतार, अंकावतार और प्रवेशांक। ऐसे ही संस्कृत रूपकेषु नायकस्य चत्वार भेदा सन्ति धीरोदत्त। इसके जो नायक होते हैं उसके भी 4 भेद हैं। इस तरह से परीक्षा में इनके प्रश्न बन सकते हैं। नाटक के जो पांच संधाय कौन से हैं, जैसे मुख है, प्रतिमुख है, गर्भ, विमर्श और निर्वाण है, ये 5 हो गए, है ना। इस तरह से नाटक के नायक के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, धीरोदत्त, धीर ललित, धीरोदत्त और धीर प्रशांत। ऐसे ही नाटक के अभिनय चतुर्धा 4 अभिनय होते हैं। एक तो है वाचिक, कायिक और सात्विक और आहार्य अभिनय। ऐसे ही कायिक या आंगिक क्या क्या होते हैं? हम देखो, कायिक या आंगिक यह अभिनय शरीराजय, मुखाजय तथा चेष्टाकृत होता है। अतः शिर, हस्त, उर और पार्श्व के अंग तथा नेत्र, भ्रू, नासिका, अधर एवं चिंबुक को उपांग की श्रेणी में रखा है। इससे अधिक संचालन व प्रयोग से किए जाने वाला अभिनय क्या कहलाता है? कायिक। अब देखो क्या है कायिक, क्या कहलाएगा? वह अभिनय शरीर, मुख तथा चेष्टाकृत, हमारे शरीर से, हमारे मुख से, हमारी चेष्टा से, शिर, हस्त तथा उर, सिर मतलब शीश, हस्त मतलब हाथ, उर मतलब हमारी भुजाएं, पार्श्व मतलब पीछे का अंग तथा नेत्र, भ्रू, नासिका, अधर, चिंबुक को उपांग की श्रेणी में रखा है तथा इसके अधिक संचालन व प्रयोग से किए जाने वाला अभिनय, इन्हीं के प्रयोग से किए जाने वाला अभिनय क्या कहलाएगा? कायिक। और वाचिक, अब ये क्या है? वाचिक में क्या आता है? वाचिक के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें स्वर और व्यंजन से संबंधित, वाचिक में स्वर और व्यंजन से संबंधित जिस देश में नाटक की रचना हुई हो वहाँ की भाषा, विभिन्न प्रदेशों की प्रकृति, भाषाओं का उसमें उपयोग होता है। जी हाँ, तथा स्वर यंत्र की विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती है। नाटक शिक्षण करते समय कक्षा में इसका प्रयोग सरलता से किया जा सकता है ना। नाटक शिक्षण का प्रयोग यदि हम करेंगे तो सरलता से इसका प्रयोग कर सकते हैं, वाचिक मतलब बोल करके। ऐसे ही सात्विक अभिनय में मधुर एवं हितकारी वाक्यों का प्रयोग जो होता है वह सात्विक अभिनय कहलाता है। और नेक्स्ट है आहार्य। यदि कुछ वस्तुओं को प्रस्तुत करके अभिनय किया जाए, जैसे हम किसी वस्तु को प्रस्तुत करके अभिनय करते हैं, जैसे काठ के फलक, वस्त्र, चर्म आदि से निर्मित प्रतिमाएं, यंत्र से प्रतिचालित प्रतिमाएं, पर्वत, रथ, विमान आदि का प्रस्तुतिकरण आहार्य कोटि का अभिनय कहलाता है। अब देखो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम शरीर के अंगों को काम में लेते हैं वहाँ तो होता है आंगिक या कायिक, ठीक है। जहाँ हम केवल बोल करके जिसका प्रदर्शन करते हैं कक्षा में, मुख्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है वाचिक अभिनय। ऐसे ही सात्विक अभिनय, जहाँ पर बिल्कुल साधारण और हितकारी वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, वे सात्विक होते हैं, नाम से ही जैसा कि प्रतीत हो रहा है। और इसी तरह से नेक्स्ट अपना है आहार्य, जहाँ पर हम काठ के फलक, वस्त्र, चर्म से निर्मित प्रतिमाएं, यंत्र से चालित प्रतिमाएं, पर्वत, है ना, रथ, विमान इत्यादि का जहाँ प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएंगी? हमारी आहार्य नाट्य कहलाएगा। अब इस नाटकों के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वे देखिए, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि जी क्या क्या कहते हैं? मनोविनोद के लिए है ना, हितोपदेश के लिए, विश्रांति जन्म के लिए है। इसी तरह से अभिनय कला, भाव भंगिमाओं का परिचय देना, भाषा का ज्ञान कराना और अवसरा अनुसरण करना, वार्तालाप का ज्ञान प्रदान करना और निरीक्षण, कल्पना, चिंतन और विवेचन शक्ति, आच्य विकास शक्ति इत्यादि का विकास करना। तेभ्य आत्म प्रकाशनस्य आत्म अभिव्यक्तेश्य अवसर प्रदानम तेषां कस्यापि देशस्य अथवा समाजस्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा कामायनातीत परिस्थिति भयस्य आगमे इत्यादि का हमको बोध कराने के लिए। अब नाटक के प्रमुख महत्व देखिए क्या है। नेक्स्ट है नाटक के महत्व, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नाटक के महत्व। इसमें छात्र का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और नैतिक विकास होगा, ठीक है। इसके द्वारा किसी भी घटना या चरित्र को सफलतापूर्वक और सरलता से समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अन्य विधाओं
की अपेक्षा या महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञानेंद्रियों के सक्रिय होने के कारण इसका प्रभाव मनस्पटल पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अब देखो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे। ये जो हमारी जो प्रक्रिया है इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसके द्वारा अभिनय कला, वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला आदि की शिक्षा दी जा सकती है और अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने में सहायक है। बालक किसी बात को प्राय दो प्रकार से सीखता है, विधिवत शिक्षण तथा अनुकरण करके। और नाटक में इन दोनों की प्रधानता है और इसमें छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है, मतलब बोलने में बच्चा क्या होता है, तीव्र हो जाता है ना नाटक के माध्यम से। अब नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या क्या हैं? नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियां देखिए। सबसे पहली विधि इसके अंदर है, सबसे जो अपने प्रमुख और पहली विधि है वह है नाटक की आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि। अब आदर्श नाट्य विधि के अंतर्गत देखो क्या क्या आता है। आदर्श नाट्य विधि में, आदर्श नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियों में हमारी क्या है, सबसे पहली आदर्श नाट्य विधि। अब देखिए इसमें अध्यापक स्वयं नाटक के सभी पात्रों का वाचिक अभिनय करता है तथा नाटक के संवादों को इस ढंग से पढ़ता है कि प्रत्येक चरित्र का आभास छात्र को हो जाता है तथा उसका स्वर भावानुकूल एवं पात्रानुकूल होता है। गुण इसके क्या है, आदर्श नाटक विधि को, अब देखो अब क्या है, इसमें अध्यापक स्वयं नाटक के सभी पात्रों का वाचिक अभिनय करता है, बोल करके अभिनय करता है। यह नाटक के संवादों को इस ढंग से पढ़ाता है कि प्रत्येक चरित्र का आभास छात्रों को हो जाता है और उसका स्वर भावानुकूल एवं पात्रानुकूल होता है। अब इसके गुण क्या हैं, देखो आदर्श नाट्य विधि को प्रत्येक परिस्थिति में अपनाया जाता है। इसमें छात्रों को भावानुकूल एवं पात्रानुकूल वाचन सुनने को मिलता है। यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है क्योंकि इस स्तर पर नाटक सरल और लघु होते हैं। इसके दोष देखो, इसमें छात्र मूक श्रोता होता है, केवल सुनता है इसको छात्र, है ना, निष्क्रिय नहीं हो पाता, खुद इसमें निष्क्रिय रहता है, सक्रिय नहीं हो पाता। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ पर संदर्भों की व्याख्या नहीं की जाती। इसमें नाटक के तत्वों का पर व्याख्यान के लिए कोई स्थान नहीं होता। ये देखो इसमें नाटक के जो भी तत्व होते हैं उनमें कोई स्थान नहीं होता। नेक्स्ट अपनी है व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि में देखो क्या क्या आएगा। व्याख्यान विधि देखिए, व्याख्यान विधि इसमें अध्यापक के द्वारा नाटक की पात्र, कथा, कथनोपकथन, भाषा शैली आदि की व्याख्या की जाती है और यह व्याख्यान कथन व प्रश्नोत्तर के द्वारा की जाती है। अब इसमें क्या है, जो भी हमारा जो कथनोपकथन है, हमारी जो विषय वस्तु है, इसको क्या किया जाता है, विस्तार से समझाया जाता है, ठीक है। इसके गुण दोषों को सामने लाया जाता है। अब इसके गुण हैं, व्याख्यान विधि नाटक के गुण दोषों पर प्रकाश डाला जाता है। इस विधि के द्वारा नाटक की कथा का संदेश छात्रों तक भलीभांति पहुंचाया जाता है क्योंकि इसमें व्याख्या की जाती है। यह विधि नाटक की कथा, भाषा शैली आदि की समुचित व्याख्या करने में सहायक है। इसके दोष देखिए, इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है, इसमें शिक्षण नीरस हो जाता है तथा इसमें कठिन शब्द तथा संदर्भों की व्याख्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसका प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में ही होता है। आगे है रंगमंच विधि, है ना। रंगमंच विधि क्या है, रंगमंच अभिनय विधि। इसमें छात्र पूरे नाटक को वास्तविक रंगमंच पर प्रस्तुत करता है। इसमें छात्र जितना भी जो भी नाटक होता है उसको वास्तविक रंगमंच पर क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। आप देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट अपना, अब इसके गुण और दोष भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब इस विधि में छात्रों को वास्तविक रंगमंच पर नाटक का अभिनय करने का अवसर मिलता है। इसमें जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाटक लिखा जाता है उसकी पूर्ति होती है। इसमें रंगमंच की तैयारी, नाटक का निर्देशन, संचालन आदि करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसमें समय, शक्ति तथा धन तीनों की आवश्यकता होती है। इसके दोष हैं ये, ठीक है ना, धन लगता है क्योंकि इसमें पैसा लगेगा, ठीक है ना, रंगमंच वाले में। और विद्यालय में इतने साधन उपलब्ध नहीं है कि नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सके। वार्षिक उत्सव पर 1-2 नाटकों का अभिनय किया जा सकता है जो भिन्न भाषा में हो। ऐसे ही कथा अभिनय विधि एक अपने पास में कक्षा अभिनय विधि और आती है 4th नंबर पर। कक्षा अभिनय विधि के अंतर्गत देखो हम क्या करते हैं, इसमें अध्यापक छात्रों को, अब देखो इसकी एक और विधि कौन सी है ये आप लिख लीजिएगा, मैं लिख करके दे देती हूँ आपको। कक्षा अभिनय विधि,
ठीक है, कक्षा अभिनय विधि। ठीक है ना। अब देखो इसमें अध्यापक छात्र को नाटक की भूमिकाएं देता है और छात्र अपनी अपनी भूमिका के अनुसार नाटक का वाचिक या कायिक अभिनय करता है ना। अब इसके गुण क्या है? इस विधि से नाटक शिक्षण रोचक बनता है। इसमें छात्रों को भावानुकूल अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तथा उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें रंगमंच व्यवस्था, साज सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि प्रकाशन आदि पर समय व धन की बचत होती है। दोष यह रंगमंच अभिनय प्रणाली की तुलना में कम प्रभावशाली है। इसमें नाटक के अन्य उद्देश्यों तथा नाटक की तात्विक समीक्षा तथा शब्दों पर संदर्भों की व्याख्या आदि की उपेक्षा की जाती है। इसमें वास्तविक स्थिति में नाटक को प्रस्तुत नहीं किया जाता। नाटक के प्रमुख सोपान देखिए। औपचारिक बिंदु, है ना। इसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्वगान, प्रस्तावना, उद्देश्य और प्रस्तुतिकरण, है ना। आदर्श वाचन, अनुकरण, बोध प्रश्न, शब्द व्याख्या, भाव विश्लेषण, है ना। इसी तरह से हमारे पाठ्य अभिनय, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य इत्यादि सब हमारे किस में आते हैं? शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब इसी तरह से हम एक अध्यापन कौशल हो रहे हैं हमारे कोर्स में। जैसे अध्यापन कौशल में हम क्या करते हैं कि भाई किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं अच्छे से। अध्यापन कौशल पर विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसका उपयोग शिक्षक के द्वारा कक्षा शिक्षण में किया जाता है। जैसे मान लो सबसे पहले हम आते हैं कक्षा के अंतर्गत, मान लो अध्यापक गण आएंगे। सभी मेरे भाई बंधु अध्यापक ही हैं, जिन्होंने बीएड कर ली वो सब अपने आप में क्या है? अध्यापक हैं। अब अध्यापक हैं तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने प्रस्तावना के जो भी प्रश्न है उनको बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे कि हम अपने टॉपिक पर लाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले छोटे छोटे उनसे मिलते जुलते उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वो सब हम बच्चों के सामने टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्नों का हम बच्चों के सामने क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके बाद में अन्वेक्षण प्रश्न करते हैं। अन्वेक्षण प्रश्न में क्या होता है? शिक्षक कक्षा शिक्षण कराते समय अपने पाठ के विकास के लिए प्रश्न पूछता है या पूर्व ज्ञान की जांच के लिए प्रश्न करता है। तो कभी कभी विद्यार्थी उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं होते। ऐसी स्थिति में शिक्षक से विद्यार्थियों को सही उत्तर निकालने के लिए कुछ खोजपूर्ण प्रश्नों की सहायता लेता है, जिससे विद्यार्थी को सही उत्तर ढूंढने में सहायता मिलती है ना। खोजपूर्ण प्रश्नों से तो ऐसे ही ये इसको अन्वेक्षण विधि कहेंगे। ऐसे प्रश्नोत्तर कौशल, प्रश्न पूछा फिर उत्तर पूछा, वो प्रश्नोत्तर कौशल हो गया, है ना। प्रश्न की एक विशिष्ट कला है, यह शिक्षा प्रदान करने का एक उत्तम साधन है। प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से छात्र और शिक्षक के मध्य प्रबल अंतःक्रिया होती है। अतः अंतःक्रिया प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण कर शिक्षण को सफल बनाती है। कक्षा में प्रश्नोत्तर कौशल का प्रयोग करने से शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य सहभागिता बढ़ती है। ठीक है। इसी तरह से हम आगे हमारे पास में कथा शिक्षण भी है। शाम पट्ट के प्रश्न भी होते हैं बच्चे को खड़ा करके। जैसे मान लो शाम पट्ट पर हम समास, विग्रह, संधि, शब्द रूप, धातु, कर्म, है ना, शब्द की व्युत्पत्ति इत्यादि प्रश्नों को हम शाम पट्ट पर बच्चों से लिखवा लेते हैं, जिससे बच्चा अपनी जो भी बच्चे को आता है वह वहाँ पर प्रस्तुत करता है। ऐसे ही प्रवाह कौशल होता है। प्रवाह कौशल से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, जैसे भाई हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में हमने कह दिया कि यह प्रश्न इस तरह से बनेगा, वह प्रवाह कौशल हो जाता है। ऐसे ही जो हमारा कथा शिक्षण है, कथा शिक्षण में भी इसी तरह से होगा। अब हमारे पास में जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है, नेक्स्ट बिंदु हमारे पास में जो आएंगे वह हमारे इससे रिलेटेड अब प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। जो भी हमने अभी पढ़ा है इनसे रिलेटेड हम प्रश्नों के अध्ययन करेंगे और इन्हीं में से हमारे प्रश्न आ जाते हैं। अब जैसे मान लो कुछ विधियां हो रहे हैं, जैसे कुछ शिक्षण विधियां हो रहे हैं जो हम अभी जिनका हम अध्ययन भी कर चुके हैं। जैसे अपनी परायण विधि है, ठीक है ना। परायण विधि हम पढ़ चुके, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, सूत्र विधि, कथानक विधि, है ना। ऐसे ही भाषण विधि, व्याख्यान विधि, व्याकरण विधि, है ना। ये सारी विधियां हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पाठ्य पुस्तक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, है ना, भंडारकर विधि जिसको हम कहते हैं, ऐसे ही है ना। ठीक इसी तरह से हम प्रत्यक्ष विधि या निर्वाद विधि भी इसको हम कहते हैं। विश्लेषणात्मक विधि है, व्याकरण विधि है, हर्बटीय पंच पद्धति है। अब हर्बटीय महोदय के द्वारा दी गई जो पंच पद्धतियां हैं वे कौन कौन सी हैं? अपने यहाँ पर प्रस्तावना, विषय उपस्थापन, है ना,
तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग इत्यादि। अब हम इनसे रिलेटेड सीधे अपने प्रश्नों पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वह इनसे रिलेटेड हमारी प्रश्नों से होगी, है ना, क्योंकि इन्हीं में से जो प्रश्न बनेंगे बस वही एग्जाम में हमारे लिए सफिशिएंट है, हमको बहुत ज़्यादा इतना डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इनसे रिलेटेड हम प्रश्न फटाफट करके इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट फिर हम जो भी हमारे राजस्थान अध्ययन से रिलेटेड जितने भी हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। जो भी हमारे जितना भी उसमें राजस्थान से रिलेटेड जो भी कोर्स हैं हम उसको पढ़ेंगे, है ना। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न मुझसे पूछना हो तो मित्रों आप मुझसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत ही टुकड़ों में और छोटी छोटी जगह से छांट करके मैं आपके लिए ये जो विषय वस्तु लेकर के आ रही हूँ, तो आप मुझे इसके लिए थोड़ा सा और मोटिवेट करेंगे तो मैं आपके लिए और मेहनत करूँगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।